नमस्कार दोस्तों, बहुत स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल वीआईपी ट्यूटोरियल्स में। अब पिछले हम दोनों वीडियो में देखे कि वर्गीकरण क्या है, जगत क्या है और आरएच विटेकर के 5 जगत वर्गीकरण कौन-कौन से हैं। उनमें से 3 जगत को हम पहले के वीडियो में समझ लिए हैं। आज हम समझेंगे जगत प्लांटी क्या है, जगत एनिमेलिया क्या है। इसके बाद और जो टॉपिक हैं उनको समझेंगे। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो। मैं आशा करता हूं कि आप पेन कॉपी ले करके नोट्स बनाते हुए चलेंगे। वीडियो को पूरी तरीका से अंत तक देखिए ताकि ये कॉन्सेप्ट पूरी तरीके से आपका क्लियर हो। तो देखते हैं कि प्लांटी जगत क्या है, प्लांटी जगत किसे कहेंगे। तो जगत प्लांटी हमने देखा पहले 3 वीडियो में। सबसे पहले मोनेरा, दूसरा प्रोटिस्टा, फिर तीसरा फंजाई। ये तीनों जगत क्या-क्या हैं और इनके क्या-क्या लक्षण हैं, इनमें क्या-क्या गुण पाए जाते हैं, इनके क्या-क्या कैरेक्टर्स हैं। आइए हम चौथा जगत देखते हैं, जगत प्लांटी। प्लांटी से स्पष्ट हो रहा है कि ये सब प्लांट कहने का मतलब पेड़ पौधों के बारे में बात किया गया होगा। अब जानते हैं कि प्लांट जगत के मुख्य लक्षण क्या-क्या हैं। तो सबसे पहले देखेंगे कि प्लांट के सभी जीव बहुकोशिकीय होते हैं। और बहुकोशिकीय होते हैं तो बहुकोशिकीय में यूकैरियोटिक कोशिका होती है। यूकैरियोटिक कोशिका, यूकैरियोटिक कोशिका वाले मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म है। और इनमें हरित लवक पाया जाता है। क्या पाया जाता है इसमें? क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है। क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है, हरित लवक पाया जाता है, जिसके कारण ये फोटोसिंथेसिस करते हैं और अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। इसीलिए इनको स्वपोषी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? स्वपोषी। क्यों? क्योंकि इनकी कोशिकाओं में क्लोरोप्लास्ट नामक एक कोशिकांग पाया जाता है जिसमें प्रकाश संश्लेषण की घटना होती है। प्रकाश संश्लेषण की घटना के परिणाम स्वरूप भोजन का निर्माण होता है और जो जीव भोजन अपना स्वयं बना लेता है उसे स्वपोषी कहा जाता है। तो प्लांटी जगत के सभी जीव स्वपोषी होते हैं और इनकी कोशिका भित्ति सेलुलोज की बनी होती है। सेलुलोज की बनी कोशिका भित्ति पाई जाती है। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे देखेंगे, जितने भी हमारे पेड़ पौधे हैं जो हमारे आसपास में पाए जाते हैं वो सभी मुख्य रूप से प्लांट जगत में हैं। और मैं ये बात भी बता देना चाहता हूँ कि उस जमाने पे 5 जगत वर्गीकरण हुआ था। तो ये शैवाल है, फ्यूनेरिया है, फर्न है, इसके बारे में हम बात करेंगे। उस जगह उस टाइम पे एट द टाइम जब आरएच विटेकर ने 5 जगत वर्गीकरण दिया, उस समय और जो कैरेक्टराइज थे उसको स्पेसिफिक करके इनका वर्गीकरण नहीं किया है। हम आगे के वर्गीकरण में देखेंगे तो हमें देखने को मिलेगा कि एल्गी अलग जगत होता है, फंगी अलग जगत होता है, मॉस अलग जगत होता है। हम अभी 5 जगत वर्गीकरण पढ़ रहे हैं और आरएच विटेकर के अनुसार शैवाल, फ्यूनेरिया, फर्न, ये जो दिख रहा है शैवाल, फ्यूनेरिया, फर्न, ये सभी को प्लांटी जगत पे रखा गया है। आगे पढ़ेंगे, आगे क्लास में जाते जाएंगे तो कि इनको प्लांटी जगत से अलग रखा गया है, लेकिन आरएच विटेकर के अनुसार ये प्लांटी जगत के सदस्य हैं। देख लीजिए, फ्यूनेरिया कुछ इस प्रकार से दिखता है। ये स्पाइरोगाइरा है, ये साइकस, हम अभी साइकस के बारे में पढ़ेंगे। और नीम तो सबको जानता है, नारियल के पेड़ और नागफनी का पेड़, फर्न, ये सब कोई जानते हैं। तो प्लांटी जगत के जो प्लांटी जगत है, यदि पुष्प के आधार पर वर्गीकरण प्लांट को किया जाए, पुष्पीय पौधों को किया जाए, तो पुष्पीय पौधों को 2 प्रकार से वर्गीकृत किया जा सकता है। पहला, जिसमें बीज के ऊपर आवरण नहीं पाया जाता है, बीज के ऊपर में कवर नहीं पाया जाता है, उसको बोलते हैं जिम्नोस्पर्म। उसको कहा जाता है
जिम्नोस्पर्म। और दूसरा है जिसमें बीज के ऊपर आवरण पाया जाता है, उसको कहते हैं एंजियोस्पर्म। जिम्नोस्पर्म में आता है साइकस। हम अभी जो जस्ट देख के आए हैं साइकस, कुछ इस प्रकार से होता है साइकस। ये अधिकतर गार्डन्स में देखने को मिलता है साइकस। ऐसा कुछ डिजाइन का पौधा रहता है और इसका जो फ्रूट जो रहता है, बीज जो रहता है, उसके ऊपर कवर नहीं पाया जाता, इसलिए इसको जिम्नोस्पर्म या इसी को बोला जाता है अनावृत बीजी। इसी को बोलते हैं अनावृत बीजी। और जिसमें कवर पाया जाता है उसको बोलते हैं आवृत बीजी। एंजियोस्पर्म को और दो भागों में बांटा गया है, जिसमें एक से अधिक बीजपत्र होते हैं उसको बोलते हैं द्विबीजपत्री। और जिसमें एक ही बीजपत्र पाया जाता है उसको बोलते हैं एक बीजपत्री। जैसे गेहूं है, गेहूं को यदि देखा जाए तो जब गेहूं को दो भागों से विभाजित करेंगे, दो पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, तो वो इक्वली दो पार्ट्स में डिवाइड नहीं होगा। तो इस प्रकार से जितने भी कह सकते हैं बीज होते हैं या फल होते हैं, उनको सबको एक बीजपत्री में कैटेगराइज किया गया है। और जिनमें कंप्लीटली दो बराबर बराबर इक्वल इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो जाते हैं उसको द्विबीजपत्री कहा जाता है, जैसे कि चना है, मटर है, मूंग है। और एक बीजपत्री में देखेंगे तो गेहूं है, मक्का है। और द्विबीजपत्री का जो एक स्पेशल कैरेक्टर है वो है कि इसकी जो जड़ होती है वो मूसला जड़ होती है। कहने का मतलब जो जड़ है जमीन पे एक सीधी रेखा में ऐसे जाएगी, उसको बोलते हैं मूसला जड़। और एक बीजपत्री की जो जड़ है वो जमीन के नीचे ऐसे करके फैली हुई होती है, इसको बोलते हैं रेशेदार जड़। तो हमने देखा कि प्लांटी जगत क्या है, प्लांटी जगत के लक्षण क्या है, कौन कौन से जीव को प्लांटी जगत में शामिल किया गया है। प्लांटी जगत के पुष्प के आधार पे दो भागों में बांटा गया है, एक है जिम्नोस्पर्म, दूसरा है एंजियोस्पर्म। एंजियोस्पर्म को और दो भागों में बांटा गया है, एक है द्विबीजपत्री और दूसरा है एक बीजपत्री। और द्विबीजपत्री में जिसकी जड़ें मूसला जड़ होती है और जिसको दो बराबर बराबर भागों में बांटा जा सकता है उसको बोलते हैं द्विबीजपत्री। और एक बीजपत्री जिसकी जड़ें रेशेदार होती है, पत्तियां समांतर सीधा विन्यास वाली होती है। तो इस प्रकार के पौधों को एक बीजपत्री कहा जाता है। आइए हम आगे देखते हैं जगत एनिमेलिया क्या है। पांचवा जगत एनिमेलिया। एनिमेलिया कहने का मतलब ये जितने भी जंतु स्पष्ट रूप से हमें दिखाई देते हैं उन सभी जंतुओं को एनिमेलिया या जंतु जगत में रखा गया है। तो इसकी कोशिकाएं बहुकोशिकीय जीव, यूकैरियोटिक और विषमपोषी होती है। मल्टीसेलुलर होगा, यूकैरियोटिक होगा और मल्टीसेलुलर कहने का मतलब बहुत सारी कोशिकाएं से मिल के शरीर बना होगा। यूकैरियोटिक कहने का मतलब केंद्रक के ऊपर में झिल्ली पाई जाएगी। और विषमपोषी कहने का मतलब यह है कि अपना भोजन स्वयं नहीं बना पाएगा, अपना भोजन के लिए दूसरे पे निर्भर रहेगा, तो इसको बोलेंगे विषमपोषी। इसके चारों ओर जो कोशिकाएं होती, कोशिका के चारों ओर कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है और इसमें क्लोरोप्लास्ट नहीं पाया जाता, जिसके कारण इसमें फोटोसिंथेसिस नहीं होता है और ये अपना भोजन स्वयं नहीं बना पाते, इसलिए इसको विषमपोषी कहा जाता है। ये जीव भोजन दूसरे जीवों से लेते हैं तो इसकी पोषण की जो विधि होती है अंतर्ग्रहण होती है और उसको पचाने के लिए एक स्पेशल ऑर्गन होता है
स्पेशल जगह होता है और इनमें प्रचलन अंग पाए जाते हैं, क्योंकि यदि ये देखा जाए पौधे और जंतु में देखा जाए तो पौधे को भोजन के लिए, जो पौधे भोजन के लिए डिपेंड होते हैं वो सूर्य के प्रकाश में होते हैं, लेकिन जो जंतु है वो अपना भोजन नहीं बना पाते, भोजन की तलाश करनी पड़ती है, तो उनको एक जगह से दूसरे जगह भी जाना पड़ता है, इसलिए ये इसमें स्पेशल प्रचलन अंग पाए जाते हैं। जैसे कि देखेंगे तो जितने भी जीव हैं वो सभी क्या है, एनिमलिया जगत में आते हैं। जैसे कि हाथी है, ये ड्रैगन फ्लाई है, तोता है, कृमि है, जोंक है, मछली है, घोंघा है, जितने भी जीव हम आसपास में देखते हैं वो सभी एनिमलिया जगत के अंतर्गत आते हैं। आइए एनिमलिया जगत का जो वर्गीकरण है उसको कुछ देखने की कोशिश करते हैं। तो जितने भी जंतु हैं उसको दो भागों में बांटा गया है। पहला वो जिसमें रीढ़ की हड्डी उपस्थित होती है उसको बोलते हैं कार्डेटा, और जिसमें रीढ़ की हड्डी नहीं पाई जाती है उसको बोलते हैं नॉन कार्डेटा। तो कार्डेटा और नॉन कार्डेटा में पूरे जंतु जगत को बांटा गया है। यदि हम कार्डेटा को देखेंगे तो और दो भागों में बांटा गया है, जिसमें पहला है जिसके त्वचा पर बाल होता है, बाल उपस्थित होता है और उसको कहा जाता है स्तनधारी, जिसमें मेमरी ग्लैंड होता है, स्तन होता है, उसको बोलते हैं स्तनधारी। जैसे कि मनुष्य है, गाय है, शेर है, बिल्ली है, और ऐसे जीव जिसपे त्वचा पर बाल नहीं पाए जाते, बाल के अलावा कोई दूसरा चीज पाया जाएगा तो उसको बोलेंगे, वो उसमें कैटेगराइज किया जाए तो मत्स्य अलग है, उभयचर अलग है, सरीसृप अलग है और पक्षी अलग है। इसको और विभाजित किया जाएगा तो शरीर पर पंख वाले जीव पक्षी वर्ग में आते हैं, और जिसमें शरीर पर पंख नहीं पाया जाता उसको मत्स्य, उभयचर, सरीसृप 3 वर्गों में बांटा गया है। इन 3 वर्गों को और देखा जाए तो एक वर्ग है जिसकी त्वचा नमी युक्त होती है, कहने का मतलब जो जल में रहने के लिए अनुकूलित है, जिसकी त्वचा नमी युक्त होगी वो कहाँ पास पाया जाएगा, वो जल अनुकूलन में पाया जाएगा। और जिसकी त्वचा नमी युक्त नहीं होती, ड्राई होती है, वो स्थल में पाया जाएगा जैसे सरीसृप, और जो नमी युक्त होती जैसे मत्स्य और उभयचर। सरीसृप में यदि देखा जाए तो छिपकली, सांप, कछुआ। यदि कछुए को देखा जाए तो कछुआ जल में भी रहता है और स्थल में भी रहता है। आर.एच. विटेकर के वर्गीकरण के अनुसार लेकिन उसको सरीसृप में रखा गया है, और ये कछुआ व्यवहार से उभयचर है, व्यवहार से कछुआ उभयचर है। आर.एच. विटेकर के वर्गीकरण के अनुसार कछुआ जो है वो सरीसृप वर्ग में आता है। आइए देखते हैं, मत्स्य जिसके शरीर पर सल्क पाया जाता है उसे मत्स्य के कैटेगरी में रखा गया है। जितने भी मछलियां हैं सभी मत्स्य के अंतर्गत आती है, और जिसमें सल्क नहीं पाया जाता उसको उभयचर कहते हैं, जैसे कि मेढक है, तोड़ है। हमने आज सीखा कि जंतु जगत के लक्षण क्या है, और साथ में देखा कि आउटलाइन डायग्राम जंतु जगत को और कौन कौन से वर्गों में बांटा गया है। आइए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि मनुष्य जो है, मनुष्य का वर्गीकरण यदि किया जाए तो मनुष्य जंतु जगत में कौन सी स्थान पर है। और ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, सबको पता होना चाहिए कि मनुष्य का जो वर्गीकरण है किस प्रकार से किया जाता है। तो मनुष्य जो जगत में आता है वो है एनिमेलिया जगत, जिसमें बहुकोशिकीय, यूकैरियोटिक और पाचन वाले, डाइजेशन वाले जीव होते हैं। यदि मनुष्य का संग देखा जाए तो कार्डेटा, जिसमें अभी मैंने बताया कि कशेरुक दंड या रीढ़ की हड्डी पाई जाती है, तो वो कार्डेटा है। मनुष्य का वर्ग देखा जाए तो मेमेलिया है, मैंने अभी बात किया मेमेलिया, जिसमें स्तन पाए जाते हैं, मेमरी ग्लैंड्स पाए जाते हैं,
और शरीर क्या है, रोम से ढका होता है, और जो कान जो है वो बाहर की ओर होता है। मनुष्य का यदि गढ़ की बात किया जाए तो प्राइमेट्स गढ़ के होते हैं, और अंगूठे की स्थिति विपरीत होती है, और आगे और पीछे के जो पैर में पांच पांच उंगलियां होती हैं, जैसे पैर और हाथ की उंगलियां। जो अग्रपाद है वो हाथ है, और पश्चपाद जो है वो पैर है। यदि मनुष्य का कुल देखा जाए तो होमिनिड कुल है। होमिनिड कुल का जो विशेष लक्षण है वो है दो पैर के द्वारा प्रचलन। मनुष्य के वंश के बारे में बात की जाए तो होमो, और मनुष्य की जाति की बात की जाए तो वो है सेपियंस। और जब हम द्विनामकरण पद्धति लिखते हैं तो यही जाति और वंश से नाम लिखाता है, तो इसी से मनुष्य का नाम बना है, वैज्ञानिक नाम होमो सेपियंस। अभी हमने देखा कि प्लांटी जगत क्या है, प्लांटी जगत के लक्षण क्या है। यदि प्लांटी जगत के बारे में बात किया जाए तो एक ऐसा जीव और आ जाता है, उसका नाम है युगलिना। युगलिना के बारे में समझते हैं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये बायोलॉजी में एक हिसाब से देखेंगे तो बायोलॉजी का ये एक्सेप्शन है, अपवाद है। और इसका अपवाद का जो क्या कारण है ये देखते हैं। तो युगलिना एक ऐसा जीव है जो जंतु का भी कैरेक्टर दिखाता है, जो क्या है, जंतु का भी लक्षण दिखाता है और प्लांट का भी लक्षण दिखाता है। इसमें क्या होता है, ये जो युगलिना है वो एक कोशिकीय जीव है, एक कोशिकीय जीव है। और इसके साथ साथ इसमें हरित लवक पाया जाता है। ये देखिए हरित लवक, ये जो दिख रहा है वो सब क्लोरोप्लास्ट है। अब जहां क्लोरोप्लास्ट होगा वो क्या करेगा, फोटोसिंथेसिस करेगा, प्रकाश संश्लेषण करेगा और अपना भोजन बनाएगा। और जो भोजन बनाएगा उसे हम स्वपोषी कहेंगे। तो इसमें स्वपोषी कहने का मतलब, ये जो गुण जो दिखाई दे रहा है वो जो गुण है वो प्लांटी जगत का गुण है। और ये जो जीव है वो जंतु जगत में इसलिए है क्योंकि ये प्रजनन करता है। प्रजनन करने के लिए ये जो दिख रहा है इसको बोलते हैं फ्लैजिला। ये एक प्रजनन अंग है युगलिना का। और जंतु जगत तो है करके पूरी तरीके से इसको मान लेते, लेकिन इसमें क्या होता है, सेल वाल कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है, कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है। इसके कारण ये ना तो पूरी तरीके से प्लांट जगत में आता है और न ही जंतु जगत में। ये बायोलॉजी का एक्सेप्शन है। इसको यदि आगे जाएंगे तो पढ़ेंगे कि ये युगलिना कौन से कैटेगरी में कैटेगराइज किया गया है। अभी के लिए युगलिना को समझाइए, या युगलिना को जंतु और पादप जगत के दोनों लक्षण मिलते हैं क्यों करके यदि क्वेश्चन आए तो इस प्रकार से डील करना है। इसके अलावा हम देखते हैं एक और अपवाद है, और ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है अमरबेल। अमरबेल तो प्लांटी जगत का सदस्य है। प्लांटी जगत में क्या होना चाहिए कि स्वपोषी होना चाहिए। प्लांटी जगत के जितने भी सदस्य हैं वो क्या है, स्वपोषी हैं, अपना भोजन खुद बनाते हैं। लेकिन ये जो अमरबेल है वो क्या है, परजीवी है, अपना भोजन खुद बनाता नहीं है। भोजन नहीं बनाने के कारण ये अपने भोजन के लिए किसी दूसरे के ऊपर आश्रित रहता है, दूसरे के ऊपर आश्रित रहता है। साथ साथ ये कोई भी पेड़ या कोई भी तने की सहायता से दूसरे पेड़ पौधे के ऊपर पूरी तरीके से रहने के लिए भी आश्रित रहता है। और ना तो इसमें क्लोरोफिल नहीं पाया जाता। क्लोरोफिल नहीं पाए जाने के कारण इसका जो कलर है वो हरा नहीं होता। और इसमें जो एक जगह होता है जिसको बोला जाता है चूसक। अमरबेल के जो ये जो अमरबेल है इसके जो साइड में ऐसे करके कुछ रहता है, उसको किनारे में रहता है ऐसे कुछ, इसको बोलते हैं चूसक। जिससे क्या करता है, ये कोई जो जिससे आश्रित रहता है उसमें से रस को चूसने का काम करता है, और रस को ले करके अवशोषित करता है और अपना भोजन बनाता है। तो ये अमरबेल का कैरेक्टर है। और इसे प्लांटी जगत में रखा तो गया है, लेकिन ये अपना भोजन बनाने में सक्षम नहीं है, इसीलिए ये प्लांटी जगत में होकर भी ये अपवाद है।
अब आइए जानते हैं कुछ फैक्ट है। व्हिटेकर ने शैवालों को प्लांटी जगत में शामिल किया था। मैंने पहले बताया कि शैवाल जो है वो एक नए ग्रुप में आते हैं, लेकिन उस जमाने में व्हिटेकर ने जब वर्गीकरण किया तो क्या किया कि व्हिटेकर जो है शैवाल को प्लांटी जगत में वर्गीकृत किया था। लेकिन शैवाल किसे कहा जाता है? जिसकी जिसकी जड़, तना और पत्ती को स्पष्ट रूप से अलग अलग नहीं बताया जा सके, उस प्रकार के शरीर को बोलते हैं शैवाल। लेकिन जो व्हिटेकर थे उन्होंने शैवाल को प्लांटी जगत में रखा था। ये शैवाल होते कहाँ हैं? तो नदी तालाब में जो गाढ़े या डार्क ग्रीन कलर का जो दिखता है उसको बोलते हैं शैवाल। इसके बाद देखते हैं फ्यूनेरिया। फ्यूनेरिया को भी प्लांटी जगत में रखे थे आर.एच. व्हिटेकर। लेकिन ये करते क्या है? देखिए, ये भी जल में पाए जाते हैं और खनिज का अवशोषण करते हैं, और अवशोषण करके ये फूल जाते हैं। तो इसी को मांस कहा जाता है, इसी को मांस कहा जाता है। और जब आगे पढ़ेंगे तो इसको ब्रायोफाइटा के अंतर्गत रखा जाता है, जैसे कि रिक्सिया और मार्केंसिया। हमने पहले देखा रिक्सिया और मार्केंसिया क्या क्या है। इसके अलावा है फर्न। फर्न क्या होता है? इसमें स्पेशल कैरेक्टर होता है। इसको टेरिडोफाइटा में रखा जाता है, टेरिडोफाइट्स कहा जाता है, टेरिडोफाइटा में रखा जाता है। और ये जो फर्न होते हैं वो पुष्पीय पौधों के जैसे होते हैं। जैसे कि पुष्पीय पौधे, जैसे उसमें पुष्प अलग है, पत्ती अलग है, तना अलग है, जड़ अलग है। लेकिन ये क्या करते हैं? बीज नहीं बनाते, बीज नहीं बनाते हैं, जैसे कि मार्सिलिया। अब आइए हम देखते हैं कि रिक्सिया मार्केंसिया क्या है, कैसे दिखता है। ये देखिए, ये है मार्केंसिया, ये है मार्केंसिया। आइए आगे समझने की कोशिश करते हैं कि द्विनामकरण पद्धति क्या है। इसके अलावा क्या है? द्विनामकरण पद्धति क्या है? द्विनामकरण पद्धति क्या है? और नाम जो है वो नाम की जरूरत क्यों पड़ी? तो हम शार्ट में समझेंगे कि नाम की जरूरत क्यों पड़ी किसी चीज को, नाम की जरूरत क्यों, नामकरण की आवश्यकता क्यों। जैसे हम लोग मान लेते हैं कि एक कोई भी एक वस्तु है, जैसे एक एक आलू है। आलू को इंग्लिश भाषा में यदि देखा जाए तो पोटैटो कहा जाता है, हिंदी में देखा जाए तो आलू कहा जाता है। जैसे जैसे क्षेत्र बदलते जाता है वैसे वैसे कोई एक चीज की जो जो नाम है, वस्तु का नाम, वो बदलते जाता है। तो जितने भी वैज्ञानिक हैं, रिसर्च करने की दुनिया है, उसमें कोई एक चीज को समझने के लिए स्पेशल कैरेक्टर के अनुसार नाम दिया गया, ताकि कोई कंफ्यूजन की स्थिति ना रहे। इसीलिए नामकरण की जरूरत पड़ी। तो इसी नामकरण की जरूरत पड़ी, इसमें उसके कैरेक्टर के अनुसार उसको वंश, गण, कुल, वर्ग, जाति, वंश में बांटा गया है। हमने अभी मनुष्य का जो वर्गीकरण देखा। इसीलिए इसी प्रकार से द्विनामकरण पद्धति एक विकसित हुई, जिसमें जाति और वंश को लेकर के किसी भी जीव का नाम लिखा जाता है तो पहले लिखा जाता है वंश का नाम, फिर लिखा जाता है जाति का नाम। आइए इसके नियम क्या है ये समझने की कोशिश करते हैं। तो प्रत्येक जीव के नाम के पहले शब्द में वंश लिखा जाता है, फिर उसके बाद दूसरा शब्द जाति का होता है। और जब हम लिखते हैं तो वंश का नाम लिखेंगे तो उसके पहले अक्षर में इंग्लिश का कैपिटल लेटर से लिखेंगे। उसके बाद बाकी जितने भी लक्षण हैं, सॉरी जितने भी वर्ड्स हैं, सॉरी जितने भी अल्फाबेट्स आएंगे उस नाम में, उसको स्मॉल लेटर में लिखेंगे, छोटे अक्षर में लिखेंगे।
उसके बाद जाति का नाम जो लिखेंगे वो सभी का नाम छोटे अक्षर में लिखेंगे, कैपिटल का उपयोग नहीं किया जाएगा। यदि जाति और वंश का नाम लिखे हैं तो उसको तिरछे अक्षर में लिखे जाएंगे, इटैलिक फॉन्ट में लिखा जाएगा उसको। यदि सीधा लिखा जाता है तो उसके नीचे रेखा खींचनी होती है। जैसे मान लेते हैं कि मैं किसी भी जीव का नाम लिखूं, जैसे कोई भी जीव हो, जैसे कि मान लेते हैं राना टिग्रीना। मेढक को बोलते हैं राना टिग्रीना, यहाँ पर लिखा हुआ है, ध्यान दीजिए आप। मेढक को बोलते हैं राना टिग्रीना। यदि मैं ऐसे सीधा लिखूं तो इसके नीचे में मैं अंडरलाइन करूंगा ऐसे। यदि मैं इसको इंग्लिश में लिखूं तो जाति है ये राना, सॉरी वंश है राना, और ये टिग्रीना जो है उसकी जाति है। तो जब इसको इंग्लिश में लिखूंगा तो ये वंश का जो पहला है वो कैपिटल में रहेगा, और बाकी जो है वो क्या है, राना, तो ऐसे लिखूंगा। और टिग्रीना, तो पूरे जितने भी इसमें अल्फाबेट आएंगे जैसे टिग्रीना, तो सबको मैं स्मॉल में लिखूंगा। और जैसे मैंने इसको सीधा लिखा है तो इसके नीचे अंडरलाइन करेंगे। और यदि मैं इसको ऐसे तिरछा लिखूं, राना टिग्रीना, यदि इटैलिक फॉन्ट में लिखूं तो इसमें अंडरलाइन देने की जरूरत नहीं। तो ये है नियम कि कैसे लिखा जाता है। और ये जो 4-5 नाम दिए हैं उनको आप जरूर याद रखें। जैसे मेढक को राना टिग्रीना कहा जाता है, शेर को पैंथेरा लियो कहा जाता है, गौरैया को बोलते हैं पेसर डोमेस्टिक्स, और मनुष्य का नाम हमने देखा अभी होमो सेपियंस। आज हमने देखा है प्लांटी जगत क्या है, जंतु जगत क्या है, दोनों के आउटलाइन वर्गीकरण कैसे किया जाता है, दोनों का विभेदक लक्षण क्या है। आर्च विटेकर ने शैवाल, फर्न और मॉस को जो प्लांटी जगत में रखा है वो बाद में जाकर के अलग अलग कैटेगराइज किया जाता है। यूग्लिना के कैरेक्टर क्या है, हमरबेल क्या है। वीडियो को पूरा तरीका से देखने के लिए धन्यवाद। आगे इसी तरीके से वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। और जो इसमें कमी दिखाई देती है आपको हमें कमेंट कीजिए, ताकि हम अपने वीडियो को आपके साथ और अधिक इम्प्रूवमेंट के साथ में शेयर करें। धन्यवाद।